हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि क्लास ट्वेल्थ की वीडियोस कब आएंगी, क्लास ट्वेल्थ की वीडियोस कब आएंगी। तो आ गई पहला लेक्चर हम लोग क्लास ट्वेल्थ का, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ही फ्रिक्शनल चार्ज भी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अब हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपने चार्ज के बहुत सारे फिनोमेना अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। जैसे आप ड्राई एयर पे जब कॉम्ब फेरते हैं, जब आप कॉम्ब ड्राई एयर पे रब करते हैं तो आप देखते हैं कि कॉम्ब में चार्ज आ जाता है। ऐसे ही अगर ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया जाए तो ग्लास रॉड और सिल्क ये दोनों चार्ज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चार्जिंग फिनोमेना है। जब भी सबसे पहले जब हमारे सामने चार्ज आया तो इसी फॉर्म में आया था पहली बार। आज से लगभग मैं बताऊं 600 BC, 600 BC पे एक फिलोसफर आए। 600 BC ये है क्राइस्ट का जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 600 साल पहले एक फिलोसफर आए, उनका नाम था थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया। उन्होंने एम्बर और उस पर वूल को जब रब किया तो इन दोनों में चार्ज आ गया। और अब इनके पास एक कैपेसिटी आ गई कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे। अगर ऐसी प्रॉपर्टी इनमें आ गई तो उन्होंने देखा कि भाई ये प्रॉपर्टी ही चार्ज का कारण है। तो उन्होंने उस समय एम्बर का नाम था इलेक्ट्रिकम। एम्बर को ग्रीक में बोला जाता है इलेक्ट्रिकम। तो उसी के नाम पर उन्होंने इलेक्ट्रिका को आगे बढ़ाया। फिर ये बात ऐसे ही बढ़ती रही, ऐसे ही बढ़ती रही। इसके बाद लगभग 1600 एडी, तो आप समझ सकते हैं कि ये गैप हो गया है 2200 साल का, क्योंकि ये 600 साल पहले था और ये 1600 साल बाद। यहाँ पर आए किल्बर्ट। किल्बर्ट नाम के एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक बुक लिखी अपनी डिमैग्नेटो। और उसमें उन्होंने फ्रिक्शनल चार्ज को थोड़ा और अच्छे से बताया। उन्होंने कहा देखिए, जब दो चीज़ें एक दूसरे पर रब करती हैं यानी उन पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है तो चार्ज जनरेट होता है। तो फ्रिक्शनल चार्ज उन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा भाई फ्रिक्शनल चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्टेशनरी, रुका हुआ है चार्ज, चल नहीं रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहा गया। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रुका हुआ है तो आपके दिमाग में हो सकता है इसी समय एक क्वेश्चन और आ रहा हो, तो क्या चार्ज चलेगा भी? बिल्कुल चार्ज चलेगा। जब चार्ज चलेगा तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे और उसे हम अगले टॉपिक में समझेंगे, अगले चैप्टर्स में समझेंगे। अभी हम स्टैटिक चार्ज को समझ रहे हैं, इसीलिए इसी को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फ्रिक्शनल चार्ज नाम दिया। तो इन्होंने इस पर बहुत काम किया। इन्होंने एक नई चीज इसमें ऐड की। इन्होंने कहा चार्ज तो ठीक है, चार्ज हुआ, जब रब किया गया तो चार्ज हो गया, लेकिन चार्ज भी दो टाइप का हुआ। एक, जैसे इन्होंने एक लिया था एम्बर और एक लिया था वूल। तो इन्होंने कहा कि एम्बर और वूल जब रब किए गए तो इस पे भी चार्ज आया, इस पे भी चार्ज आया, दोनों पे चार्ज आया, लेकिन इस पे अलग टाइप का चार्ज आया और इस पे अलग टाइप का चार्ज आया। मीन्स दो टाइप के चार्ज इन्होंने यहां पर कर दी। और इन्होंने जो उस समय नाम दिया था इन चार्जेस का, इन्होंने जो चार्जेस का नाम दिया था वो दिया था, एम्बर एक रेजिन है जो बाल्टिक सी के चारों ओर पाया जाता है, इसलिए इसको रेजिनस नाम दिया, रेजिनस चार्ज, रेजिनस चार्ज। और इसको विट्रियस चार्ज नाम दिया, विट्रियस चार्ज। दो तरह के चार्ज इन्होंने बताए, एक रेजिनस चार्ज और एक विट्रियस चार्ज। इसके बाद इस पर और काम हुआ। अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने 1700 के आसपास, 1700 के आसपास एक नया आउटकम दिया। उन्होंने कहा देखिए, जब हम ग्लास रॉड या सिल्क या एम्बर या वूल इनको रब करते हैं तो इनमें दो तरह के चार्ज आते हैं। और उन्होंने एक नया कन्वेंशन दिया, बेसिकली कन्वेंशन दिया यानी उन्होंने एक चार्ज को पॉजिटिव बोला और एक चार्ज को निगेटिव बोला। तो किसको पॉजिटिव बोला और किसको निगेटिव बोला हम लोग समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कहा जो रेजिनस है वो निगेटिव हो गया, रेजिनस बिकम निगेटिव। और जो विट्रियस था उसको पॉजिटिव उन्होंने चार्ज बोला, यानी विट्रियस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और रेजिनस चार्ज को निगेटिव चार्ज दिया। उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान में रखकर ये बात नहीं दी गई। ये कन्वेंशन उन्होंने स्टडी किया और इसके बिहाफ पर दिया। हालांकि ये कन्वेंशन आज भी फॉलो होता है, लेकिन ये बिना किसी डिस्कवरी के बोला गया था। अब आपको पता है 1700 तक ये बात ऐसे ही चलती रही। फिर धीमे धीमे साइंस का डेवलपमेंट हुआ और 1897 के आसपास जे जे थॉमसन आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी।
और पहली बार हमको ये बात पता चल गई कि हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वो एटम है, और एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसमें अभी तक केवल हमको पता चला इलेक्ट्रॉन। 1897 यानी 1900 के आसपास। फिर 1910 के आसपास हमें प्रोटॉन का भी पता चल गया कि प्रोटॉन भी होता है। फिर आपको पता है 1932 यानी 1932 के पास चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। तो इस तरह से हमारे पास तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हमारे काम की ये तीन चीजें थी, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम जब मॉडर्न पर्सपेक्टिव में चार्ज को डिस्क्राइब करेंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अब हम और इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या था, क्यों ऐसे ये चार्ज आ रहे थे और क्यों ऐसा हो रहा। तो इसे रब करता हूं, आगे चलते हैं हम। कंसेप्ट तो हमारे सामने आ गया कि जब कोई दो चीजें रब हो रही, और कोई दो चीजें कैसी हैं, इनको भी अभी हम कैटेगराइज करेंगे। हम देखेंगे कि कैसी चीजें रब करने पर ही चार्ज बन रहा है, एक ग्रुप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जान चुके हैं कि जब रब होता है तो चार्ज होता है, और इसके बाद हम जान चुके हैं कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज पर थोड़ी सी बात और करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर है सिल्क, और इस पे आपने रब किया ग्लास को, ग्लास रॉड। फिर यहां पर है मान लीजिए वूल, और इस पे आपने रब किया, या फर, वूल या फर है, फर मान लेते हैं, फर है, और इससे आपने रब किया एबोनाइट, एबोनाइट को। अब एबोनाइट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं, आपने देखा है, आपकी जो प्रेशर कुकर होती है उसकी जो हैंडल है वो एबोनाइट की बनी होती है। इनको जब रब किया गया तो इनमें चार्ज आ गया, ये भी चार्ज हो 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 गया। लेकिन आपसे कहा गया कि ये डिफरेंट टाइप का चार्ज है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक ग्लास रॉड, इसको रब किया ऐसे दोनों को आपस में, और एक ग्लास रॉड 1 ये तैयार कर ली हमने। इसके बाद एक दूसरी ग्लास रॉड हमने फिर रब करी, और फिर से हमने यहाँ पर तैयार कर ली, ये भी ग्लास रॉड 2 है। तो जब इन दोनों को पास पास लाया गया, जब इन दोनों को पास पास लाया गया, तो हमने देखा अच्छा इनको पास लाने के लिए हमें ऐसे नहीं हाथ में पकड़ के हम इनको पास में नहीं ला सकते। तो हमने क्या किया, एक धागे से इसको ऐसे लटका दिया, और जब इसके पास हम लेकर आए तो ये घूम गई, घूम गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में रिपल्सन आ गया। जब इस रॉड को इसके पास लेकर आए तो ये रॉड घूम गई, और जैसे ही घूमी तो हमें ये बात पता चल गई कि इनके बीच रिपल्सन लग रहा है। चलिए एक नेचर तो पता चला। अब दूसरा फिर हम लेकर आते हैं, और हमें पता है कि दोनों ग्लास रॉड है, इसका मतलब है दोनों में सेम टाइप का चार्ज ही जनरेट होना चाहिए था, और सेम टाइप का चार्ज जनरेट होना चाहिए था। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात हमारे सामने जो बार बार हम बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, वो पहली बार यहां पर निकल के आई थी। आज आपको बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन जो आप हमेशा बोलते हैं उनको जानने का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद हम यहां से एबोनाइट को लेकर आए दोबारा। अब ग्लास रॉड को हमने हटा दिया यहां से, और यहां पर हम एबोनाइट को लेकर आए, यहां से हम एबोनाइट को लेकर आए, यहां पर हम एबोनाइट को लेकर आए। जब एबोनाइट को लेकर आए, एबोनाइट रॉड, तो देखा इनके बीच अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया। एबोनाइट रॉड को लेकर आए तो इनके बीच अट्रैक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, एबोनाइट में किसी दूसरी तरह का चार्ज जनरेट हुआ था, तभी इनके बीच अट्रैक्शन हुआ, और इसमें सेम टाइप का चार्ज जनरेट हुआ था। तो ये बात हमारे सामने निकल कर आ गई कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चार्जेस रिपेल। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात हमारे सामने आ गई, ये तो हमारे सामने बात खुलकर आ गई, ये बात हमने जान ली। अब हम कुछ कैटेगरी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उन चीजों को हम एक बार कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि आपस में इनको रब करने पर चार्ज जनरेट होते हैं। तो चलिए हम इसे रब करते हैं और देखते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, इनको जब रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता है। फर या वुलन क्लॉथ, वुलन कोट, आपको पता है कि जब वुलन कोट आप ठंडियों में कोई भी वुलन क्लॉथ कोट ही नहीं, वुलन क्लॉथ कभी उतारते हैं तो देखते हैं उस पर स्पार्किंग होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनमें चार्ज जनरेट हो जाता है। वुलन कारपेट में जब आप रबर शू पहन के घूमते हैं तो भी स्पार्किंग होती है, उसका कारण भी है क्योंकि उस पर चार्ज जनरेट हो जाता है, और यही कारण है कि ड्राई एयर कॉम में भी चार्ज जनरेट हो जाता है। अब इस कॉम के पास अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाएं, जैसे ये कॉम्ब है, मान लीजिए ये कॉम्ब है आपका, और इसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। आपने ये ऐसा किया होगा, अगर नहीं किया तो इसे जरूर करें घर में, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा।
ये इन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि क्या ग्रुप है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज का कंसेप्ट क्या है, चार्ज ओरिजिन कैसे हुआ। अब मॉडर्न कंसेप्ट में देखते हैं, जब हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है तो क्या है, सारी चीजें हम जान लेते हैं और इसके बाद आगे बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है उस समय तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसा कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे सामने नहीं था, हमने सारी चीजें केवल ऊपर से देख के की थी। अब हमारे पास बहुत ज्यादा इनडेप्थ जानकारी है, तो उसके बिहाफ पर अब हम इसको डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1897 ये साल फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बहुत यादगार साल है, हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस साल इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। पता चला था कि इलेक्ट्रॉन भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। फिर धीमे धीमे हमको 1910 के आसपास पता चल गया कि प्रोटॉन भी होता है। 1932 में हमें ये पता चल गया कि न्यूट्रॉन भी होता है। और अब हमें ये भी पता चल गया कि किसी भी एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स से आपस में अटैच होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, लेकिन ये बहुत छोटी दूरियों पर ही लगता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये बात हमें पता चल गई। हमने एटॉमिक मॉडल कई सारे पढ़े, पहले तो फ्लॉप हुए कुछ, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास एक अच्छा एटॉमिक मॉडल आ गया। अब इसी के बिहाफ पर हमें बताना है कि चार्ज कैसे जनरेट होता है। तो आपने देखा, जब इसको ध्यान से देखा जाए तो बीच में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी नेचर कैसी है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज या निगेटिव नेचर का होता है, इसके पास निगेटिव चार्ज होता है और चार्ज होता कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। इसका अगर हम मास देखें तो आप कहोगे मास जो होता है वो होता है 9.31 इंटू 10⁻31, सॉरी 9.01 इंटू 10⁻31 kg, अप्रॉक्सीमेटली इतना इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। अब प्रोटॉन की बात करें तो आप कहेंगे प्रोटॉन पर चार्ज बिल्कुल इतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और इसका 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन बीच में है और प्रोटॉन 10⁻4 टाइम्स हैवी है इससे, क्योंकि ये देखिए 10⁻7 है, 10⁻31, 10⁻4 टाइम्स। 10⁻4 टाइम्स को अगर आप यहाँ फील नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों बहुत छोटे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये केजी है, प्रोटॉन केजी में है, तो ये ग्राम और इससे नीचे डेसीग्राम में आ गया ये, तो आप समझ सकते हैं कि इतना डिफरेंस होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। यानी अगर ये केजी का है तो डेसीग्राम में, बहुत ही छोटा। तो ये चलने में आसान है, इसके पास वेट कम है, आसानी से चल सकता है। तो एक बात तो तय हो गई कि चलने के लिए इसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आसानी से कम एनर्जी में चल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब ये चलेगा। दूसरी बात, ये न्यूक्लियस में है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जिससे ये स्टेबलाइज रहते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इसको निकालना और कठिन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का मेन कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी कारण से चार्ज जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अगर किसी के पास चला गया कूद के, किसी के पास चल गया, सपोज ये है, ये दोनों आपस में लड़े और इनके पास अब कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गए, तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उससे ज़्यादा हो। मान लीजिए पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे। आपको पता है नॉर्मली जो कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा आ गए, तो अब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज आ गया और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये था चार्ज का कंसेप्ट, कैसे चार्ज जनरेट होता है। जब हम इन्हें रब करते हैं तो आपको पता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें सील्डिंग इफेक्ट लगता है। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके कारण उसको ज़्यादा खींचने नहीं देता, ज़्यादा फोर्स नहीं लगने देता, फोर्स को कम करता है हर एक इलेक्ट्रॉन। इस कारण से जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उस पर काफ़ी कम फोर्स लगता है। तो जब भी आप रब करते हैं वो आसानी से यहाँ से उठता है और इधर चला जाता है। इसी एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ जानेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अभी आपको मैं बस बता देता हूँ एक इंट्रोडक्टरी उस पर, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर जा रहा है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी, उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। चलिए हम लोगों ने इतना जान लिया है, अब हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं।